एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ईवीएस की सीरीज़ का आज हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लें। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें बिहू त्यौहार के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कमेंट करके कि जो बिहू है वो कहाँ पर मनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कि बिहू का जो त्यौहार होता है वो चावल की नई फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि जब फसल आती है किसकी, चावल की, तो जब वो कट कर आती है तो उसकी खुशी में लोग बिहू का त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर वर्ड है उरुका। अब ये उरुका क्या है? देखिए, उरुका क्या होता है, बिहू से पिछले दिन की जो शाम होती है उसे उरुका कहते हैं। और उस दिन क्या करते हैं, मतलब जिस जगह या गांव के जो लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर रात को खाना खाते हैं। एक ही जगह सबका खाना बनता है और एक ही साथ वो लोग खाते हैं। अब देखिए, जो रात का ये भोज होता है, जैसे उरुका को जो भोज खाया जाता है, उसमें भोज से पहले क्या होता है, घास और बांस से क्या बनाया जाएगा, भेला घर बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, भेला घर में लकड़ी, बांस और ये सारी चीज़ें जलाई जाती हैं, जिसके लिए गांव के सारे लोग इकट्ठे करके खाने के लिए भी और भेला घर के लिए भी पैसे देते हैं। और यहाँ पर चावल की जो पकवान है वो बनाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है चैप्टर में कि चावलों के 2 प्रकार हैं। एक है बोरा चावल और एक है चेवा चावल, जो पकने के बाद क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या करते हैं लोग, शकरकंदी, यानी कि उरुका को जब लोग शाम को खाना खाते हैं तो शकरकंदी भूनकर खाते हैं, चाय और पीठा खाते हैं। इस तरीके से ये लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि जो चेवा चावल है वो किस तरीके से पकाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कढ़ाई, यानी कि कढ़ाई को यहाँ पर ताओ बोला गया है। क्या बोला गया है, ताओ। तो जो ताओ है उसको आग पर रखकर उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पानी उबालेंगे और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रख देंगे। फिर उसे क्या करेंगे, केले के पत्तों से ढक देंगे और चेवा चावल इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, जो भेला घर जलाते हैं, भेला घर शाम को, तो उसमें क्या करते हैं, जो गांव की औरतें होती हैं वो पीले कपड़े पहनती हैं। इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं वो रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। ढोल बजाए जाते हैं और सब लोग गीत गाकर नाचते हैं, झूमते हैं मस्ती में। और जो भेला घर होता है उसके चारों तरफ ये लोग, आग जलती है और चारों तरफ ये अपना जो वहाँ का नृत्य होता है उसे करते हैं। फिर भेला घर जलाने के बाद ये सब लोग ज़मीन पर बैठ जाते हैं और केले के पत्ते पर सब लोग खाना खाते हैं और हंसते गाते हुए मिलकर बात करते हैं। उसके बाद सुबह जल्दी उठकर ये लोग अगले दिन, बिहू वाले दिन, मेज़ी जलाते हैं। ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और चैप्टर है, इसमें क्या बताया गया है, एक क्या कह सकते हैं, एक किसे बुनाई होती है जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है पोचमपल्ली। क्या नाम है आपको फ्रेंड्स, ये नाम बिल्कुल रट लेना है कि इस ज़िले का नाम क्या है, पोचमपल्ली। और इस ज़िले के जो ज़्यादातर जो परिवार है या ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। और ये जो बुनाई होती है बहुत ही सुंदर होती है और अपने आप में अनोखी होती है। इसलिए ये जो बुनाई है इसको पोचमपल्ली के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है इमेज में, इस तरीके से पोचमपल्ली बुनाई की ये साड़ी है। इस तरीके से शॉल भी होती हैं बहुत सारी। तो ये जो वहाँ के लोग हैं आंध्र प्रदेश के, ये इस बुनाई में लगे रहते हैं अधिकतर, इस
बुनाई के लिए जो परिवार होते हैं वो इसका ही काम करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस बुनाई के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस बुनाई के लिए सबसे पहले बाज़ार से ये लोग क्या करते हैं, धागे की लड़ियाँ लेकर आते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले धागा लाया जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, फिर वो जो धागे की लड़ियाँ हैं उन लड़ियों को ये उबलते हुए पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोएंगे। यानी कि सबसे पहले धागा लाएंगे, उसके बाद उन धागे की जो लड़ियाँ हैं वो हो सकती हैं गंदी भी हो सकती हैं, उन पर कोई दाग हो सकते हैं, तो सबसे पहले उबलते हुए गर्म पानी में उन लड़ियों को डालकर धोएंगे। फिर जब वो धुल जाएंगी उसके बाद उनको रंगों में रंगा, यानी कि रंगा जाएगा उन धागों को अलग अलग रंगों में, और उसके बाद सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए जो धागे की गट्ठियाँ बनाई गई थी उनको करघे पर लपेटा जाएगा, फिर इनसे क्या होगा, कपड़े बुने जाएंगे। यानी कि जो करघे पर लपेट कर उनसे अलग अलग कपड़े बुने जाते हैं। जैसे अगर रेशम का धागा हो तो ये लोग रेशमी कपड़ों या साड़ियों या सूट बुनते हैं। ठीक है, अगर सूती धागा हो तो सूती धागे से भी ये साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादर बुनी जाती हैं। इसके अलावा देखिए जो करघा होता है उस करघे में कई सुइयाँ होती हैं, और ये डिज़ाइन के हिसाब से क्या करते हैं, सुइयों का जो नंबर होता है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अब जो यहाँ के कारीगर होते हैं वो चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों की वजह से ही इस कला का नाम और या इस इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया है। इसके अलावा देखिए ये जो साड़ी होती है या जो पोचमपल्ली की जो कपड़े होते हैं इनको बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इसके अलावा फिर भी क्या होता है, साड़ियाँ जो होती हैं उनको सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेशम जो है लगातार महंगा होता जा रहा है। और जो बड़े दुकानदार होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वो बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं, और जब वो खुद बेचते हैं अपनी दुकान पर उन साड़ियों को तो उनका जो भाव होता है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं। इसलिए कई जो बुनकर हैं या जो कारीगर हैं वो ये काम छोड़ रहे हैं और वो अपना काम छोड़कर बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। तो बुक में ये बताया गया है कि ये जो समस्या है इसका कुछ हल निकालना चाहिए, क्योंकि बरसों पुरानी ये जो कला है ये कहीं लुप्त ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए 2014 में सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था पोचमपल्ली से ही, कि पोचमपल्ली एक गांव है और ये गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पोचमपल्ली एक गांव है या जिला कह सकते हैं, और इस जो बुनाई है इसको भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। और ये जो गांव है ये किसका भाग है, यहाँ पर पूछा गया है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि पोचमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो टॉपिक है पोचमपल्ली का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की बुनाई है और आंध्र प्रदेश का जो ज़िला है वो पोचमपल्ली के लिए फेमस है। इसी तरह जो अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग अलग अपने कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कुल्लू की शॉल बहुत फेमस है। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ की पेंटिंग है, ये बिहार की पेंटिंग है। इसके अलावा असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई भी बहुत फेमस है। मतलब ये जो चीज़ें हैं यहाँ के जो नाम हैं, इस जगहों के जो नाम हैं किसी भी ज़िले का या प्रदेश का, उसके नाम से ही मशहूर हो गई हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें यहाँ बताया गया है कि एक बच्चे की कहानी बताई गई है कि उसके जो चाचा चाची होते हैं वो अबू धाबी से 5 साल बाद लौटकर आ रहे होते हैं। तो वो उनको लेने हवाई अड्डे जाते हैं और वहाँ से वो रास्ते में बहुत सारी बातें करते हैं। और वो जो बच्चा है वो कहाँ का है, वो केरल का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि मलयालम में, यानी कि मलयालम जो भाषा होती है वो कहाँ बोली जाती है, केरल में। तो मलयालम में चिटप्पन किसे कहते हैं,
पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा को चिटप्पन कहेंगे, और कुंजम्बा यानी कि पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं। यानी कि मलयालम में चिटप्पन होगा चाचा और कुंजम्बा यानी कि चाची को कहेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा सा अबू धाबी के बारे में बताया गया है कि अबू धाबी जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है, और वहाँ जो रेतीली ज़मीन है उसके नीचे क्या होता है, तेल होता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता होता है। देखिए रेगिस्तानी इलाका है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पानी की बहुत कमी होगी, इसलिए वहाँ पर पानी महंगा है, लेकिन वहाँ जो पेट्रोल है वो सस्ता है, क्योंकि जो वहाँ की ज़मीन है उसके नीचे तेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अबू धाबी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो अबू धाबी है वहाँ सिर्फ खजूर के ही पेड़ होते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेतीली ज़मीन है और पानी की बहुत ही कमी है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खजूर के ही पेड़ होते हैं। और वहाँ के रुपयों को क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है। फ्रेंड्स ये चीज़ आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिए इस चीज़ को कि अबू धाबी के जो रुपए हैं उनको क्या कहेंगे, हम दिरहम कहेंगे, और वहाँ पे सिर्फ खजूर का पेड़ उगता है। इसके अलावा वहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, तो वहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? अबू धाबी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो थी अबू धाबी की बात, अब थोड़ी सी यहाँ पर केरल के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए जो केरल है उसे मसालों का प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि केरल में तेज़ पत्ता, छोटी इलायची, इसके अलावा बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाए जाते हैं। वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपने घरों में ही ये सारी चीज़ें उगा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेड़ भी बहुत पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर नारियल के, केले, पपीते के पेड़, इसके अलावा सुपारी और कटहल के भी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट में हम देख लेते हैं एक अच्छा सा विचार कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो फ्रेंड्स आपको मेहनत करते रहनी है, और कामयाबी तो फिर आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।